नमस्कार, प्रणाम। स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पे। आज आपके बीच रूबरू होने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है, एक इतिहास को समझना, अपने इतिहास और अपनी कला और संस्कृति को समझना, साथ ही साथ उसके बारे में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, जो हमारी रूढ़िवादिता है, उससे थोड़ा-सा आगे निकल कर हम इतिहास के बारे में सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक सामान्य सी धारणा लोगों के मन में है कि इतिहास क्या है। आप जब किसी से बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो भी इतिहास जानते हैं, फिर आप दूसरे से बात करेंगे तो आपको लगेगा वो भी इतिहास जानते हैं, फिर आप कई तरह के लोगों से मिलेंगे तो सब इतिहास को जानेंगे और सब इतिहास की अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत व्याख्या करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतिहास में न्यूट्रल होकर बात आपसे नहीं करेगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आप इन तरह की चीजों में न उलझें और इतिहास को देखने का एक बीच का रास्ता। आप देखते हैं कि जब कोई भी घटना होती है, किसी भी तरह की घटना होती है, तो उसके व्याख्या करने वाले आपको 10 लोग मिल जाएंगे। कोई इसको दोषी ठहराएंगे, कोई उसको दोषी ठहराएंगे, लेकिन आप अगर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इनमें भी कमियां नहीं, कुछ इनमें भी कमियां रही। ठीक इसी तरह से इतिहास को जब हम समझते हैं तो इतिहास को समझने के क्रम में हम कई बार क्या करते हैं कि अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। जैसे अगर हम राष्ट्रवादी इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखें तो हमें लगता है कि राष्ट्रवादी सही बोल रहे हैं, मार्क्सवादी गलत बोल रहे हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखें तो हमें लगेगा राष्ट्रवादी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो उनकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और उन विचारधाराओं से ग्रसित वह व्यक्ति उस तरह के बयान देता है। जब हम इतिहास में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें इतिहास को न्यूट्रल ढंग से पढ़ने के लिए, उसे न्यूट्रल रूप से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन विचारधाराओं से अलग हटकर एक लीक पर चलने की जरूरत होगी। जैसे हम किसी किताब की बात करें, इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें, तो आप उसमें पाएंगे कि एक न एक मानसिकता उसमें जुड़ी होती है। हम उन मानसिकता को भी उनका भी सम्मान करेंगे और साथ ही साथ उस बीच में आ रही जो भी गलत विचारधारा है या फिर जो रेडिकल विचारधारा है या जो कट्टरता वाली बात है, हम उसको उसमें गौण रखेंगे। और फिर आप समझ सकते हैं, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूं, मुझे भी समझ में आता है कि कहां किन चीजों को गौण करना है और कहां किन चीजों को उजागर करना है। बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन की परंपरा, या इसको अप्रोच कहते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा या ये अप्रोच, किस अप्रोच से इतिहास का लेखन किया गया है, इतिहास लिखने वालों ने किस तरह से इतिहास को देखा है, किस तरह के चश्मे से उन्होंने भारतीय इतिहास, उसकी कला और उसकी संस्कृति को देखा है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहला जो दृष्टिकोण आता है, खास करके आधुनिक भारतीय इतिहास और उसकी कला और संस्कृति में, औपनिवेशिक दृष्टिकोण। आप देखिए, जब भी हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो औपनिवेशिक व्यक्ति होंगे, जैसे इनमें नाम आता है जेम्स मिल का नाम आता है ना, जेम्स मिल का नाम आता है, इसमें आता है आपको वी ए स्मिथ का नाम आता है ना, बी ए स्मिथ। ऐसे लोग आपको क्या लगते हैं कि ये औपनिवेशिक सरकार की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि चूंकि ये उसी बैकग्राउंड से आते हैं, ये एक ऐसे सभ्यता का पोषण कर रहे हैं, ये एक ऐसी विचारधारा का पोषण कर रहे हैं जो औपनिवेशिक सरकार के विचारधारा से मेल खाती है। तो जब ये भारतीय इतिहास की व्याख्या करेंगे तो ये वहां ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि जो भी हम जो आपके यहाँ शासन कर रहे हैं, हम जो आपके यहाँ सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं, हम जो आपके यहाँ व्यक्तिगत धर्मों में आपकी रुचि ले रहे हैं या उनको सुधारने का प्रयास करें। धर्म सुधार आंदोलन, जैसे हेनरी बेबियर डेरेजियो का नाम आता है। कहने का इन द सेंस ये है कि जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले जो इतिहासकार होंगे वो क्या करेंगे कि वो आपको औपनिवेशिक दृष्टिकोण ही रखेंगे और वो ये कहेंगे कि मैं आपको सभ्य बनाने के लिए, मैं आप पे शोषण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सभ्य बनाने के लिए आपके समाज में आपके पास आया हूं और आपको सभ्य बनाकर मैं चला जाऊंगा।
कुछ हद तक उन्होंने सभ्य बनाया भी, कुछ हद तक उनकी देन। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण, औपनिवेशिक विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों ने केवल हमारा शोषण किया, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रेल का विकास हुआ। जब आप राष्ट्रवादी, जब आगे हम आएंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पे, तो ये क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि आपने जो रेल का विकास किया वो तो आपने अपने लिए किया है ना। आप कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, तैयार माल को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने के लिए। लेकिन ये केवल एक तरह का आरोप लगा देने से ये पूरा का पूरा औपनिवेशिक दृष्टिकोण या फिर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, उस पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सवाल खड़ा हो सकते हैं, अन्य मुद्दों पे खड़ा होंगे, लेकिन इस विचार पे, आप सभी विचारों पे इतिहास सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये राष्ट्रवादी कहते हैं कि आपने जो रेल का विकास किया वो अपने बलबूते के लिए किया, लेकिन आप जानते हैं 1947 में अंग्रेज चले गए, और उसके पहले जो भी रेलवे का विकास, क्या वो रेलवे को साथ लेकर चले गए यूरोप? नहीं, रेलवे तो हमारे पास ही रही। तो इस दृष्टिकोण को आपको देखना होगा, समझना होगा। फिर आते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी में पहले हम एक दो नाम जानते हैं, राष्ट्रवादी में आप भी जानते होंगे। राष्ट्रवादी में हमारे आते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। फिर एक नाम आता है आरसी दत्त का, आरसी दत्त का। फिर एक नाम आता है दिनसा वाचा का। कई सारे नाम आते हैं, हम एक दो नाम लिखेंगे और उसके बाद जब हम इसके बारे में डीपली चलेंगे, तो जब हम लिखाएंगे तो आपके इसके बारे में हम बृहद तरीके से बता सकेंगे। दिनसा वाचा, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, ये इतिहास की व्याख्या उस राजनीतिक चश्मे से करते हैं, ये इतिहास की व्याख्या इस दृष्टिकोण से करते हैं कि भारतीय इतिहास को सुधारने का काम ये न करके वो हमारी चीजों को उजागर कर रहे थे। जैसे स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान इन राष्ट्रवादी नेताओं ने खूब जोर शोर से ये सब बातें लोगों में फैलाई, लोगों तक पहुंचाई कि ये शासन जो इनका तरीका है वो गलत है। शासन का तरीका तो वास्तव में गलत था, लेकिन जो कुछ इनके सुधार थे, जैसे धर्म सुधार आंदोलन, आपको पता है उस समय तक क्या क्या, जैसे आप देखेंगे सती प्रथा का उन्मूलन, बालिका विवाह की आयु सीमा को बढ़ाना, या फिर बहु विवाह की प्रथा को कम करना। तो ये चीजें तो है ना कि आप मान सकते हैं, आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे कि ये इनके बदौलत हुआ है। लेकिन ये इनका कहना था कि ये आप जबरदस्ती हमारे धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रूढ़िवादी विचार को समाप्त करना, चाहे वो किसी भी विचार का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, हम मान लेंगे कि अगर हमारे धर्म में कमियां हैं, हमारी चीजों में दिक्कत है, तो आप कोई भी आकर के हमें उसे बता सकते हैं, हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे। न केवल सामाजिक जीवन में, बल्कि आप व्यक्तिगत जीवन में भी इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी में सबसे जो नाम आता है, सबसे बेहतर नाम आता है, आपने सुना होगा, रजनी पामदत्त। अब देखिए, जैसे ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण लगा हुआ है, इनका कहना होगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों ने सबसे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई वो कौन थे? किसान थे, मजदूर थे, सामान्य लोग थे। और ये कहेंगे, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहेगा कि नहीं, राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक भी यहां पे अपने शासन को थोप रहे थे और राष्ट्रवादी उसमें सहयोग कर रहे थे। ये कहना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कि राष्ट्रवादी इनके साथ, जैसे आप शुरुआत के देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक जो व्यक्ति, जो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस की स्थापना, ये सब चीज आपको हमेशा नोट करते रहना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1885, ये तो सब लोग जानते हैं, एओ ह्यूम सबको पता है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 के बंगाल विभाजन तक जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, उन राष्ट्रवादी नेताओं ने इनके अनुसार, ये इनके सामने अनुनय विनय है ना, फिर झुककर सलाम करना, फिर जाकर के कि सर हमारे काम कर दीजिए, एक तरह से उनके पीछे पीछे घूमना। और ये कुछ हद तक सही भी था। आप जब इतिहास की गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक नवजात कांग्रेस था उस समय। कांग्रेस नवजात थी, 10 साल की कांग्रेस। अब 10 साल के बच्चे के पास क्या ताकत होती है? तो पहले इसको एक ऊंचाई देना है, और ऊंचाई देने के बाद फिर हम उसके बारे में, विद्रोह के बारे में बात करेंगे।
लेकिन मार्क्सवादी का कहना था कि ये दोनों मिलकर, औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर, उन तमाम निश्चित तथाकथित जो निचले वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर हैं, है ना, जो औद्योगिक कामगार हैं, उन पे ये शासन कर रहे थे। ये इनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। फिर आता है एक अधीनस्थ या सबाल्टर्न। इसमें सबसे प्रमुखता से एक नाम लिया जाता है, इनका नाम है रंजीत गुहा। रंजीत गुहा ये सबाल्टर्न या उपाश्रित, एक टर्म आता है सबाल्टर्न या उपाश्रित या अधीनस्थ। तो जो ये सबाल्टर्न है, इनका कहना है कि रंजीत गुहा जैसे लोगों का कहना है कि न तो मार्क्सवादी, न तो राष्ट्रवादी, न तो औपनिवेशिक, ये सब लोग मिलकर, खास करके राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक, इन्हीं की बात को थोड़ा सा विस्तार से वो कहते हैं कि राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक इन दोनों की मिलीभगत से का शासन भारत में लगभग चलता रहा। ये कह रहे हैं, सबाल्टर्न कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं, वास्तव में कांग्रेस के लोग भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करके ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इनका अधीनस्थ सबाल्टर्न का कहना है। आप देखेंगे कुछ मामलों में सही भी है, कुछ मामलों में गलत भी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आपको मध्य मार्ग प्रतिपदा का वो करना है, थ्योरी लेकर चलना है। फिर एक आते हैं कैम्ब्रिज स्कूल। इनकी तो हालत और खराब है। कैम्ब्रिज स्कूल के जो प्रणेता हैं, जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो ध्येता हैं, उनका कहना है कि ये सब कुछ नहीं है, हम आपके यहाँ आपकी शासन को सुधारने के लिए गए थे, हम आपके यहाँ आपकी कुरीतियों को ठीक करके आपको एक सभ्य बनाने के लिए, जैसे आप बाद में देखेंगे कि एक विचारधारा आती है जिसको क्या बोलते, व्हाइट मैंस बर्डन वाली थ्योरी वाली है कि हम गोरे हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ये इनका कहना था कैम्ब्रिज स्कूल वाले का। आप याद रखिएगा, इन सब लेखकों ने मिलकर के, इन सबों ने मिलकर अपने अपने जो विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उनको पुष्ट करने का प्रयास किया। मैं राइट? फिर आता है नारीवादी। नारीवादी में ज्यादा नहीं, ये लगभग आजादी के बाद आप देखेंगे 1947 के बाद इसमें एक नई विचारधारा जोड़ी गई जिसको नारीवादी विचारधारा कहते हैं। आपको ही पता है कि किस तरह से महिलाओं के पूरे विश्व में, न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि पूरे विश्व में, महिलाओं को जो अधिकार वास्तविक रूप में मिलने चाहिए वो उस समय भी नहीं मिले थे और अभी भी कुछ खास नहीं मिल पाए हैं। तो जो नारीवादी जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार इन सब जो भी षड्यंत्र रचा गया भारत को आजाद कराने का, भारत को औपनिवेशिक शासन को श्रेष्ठ साबित करने का, सबाल्टर्न, मार्क्सवादी, कैम्ब्रिज स्कूल, इनका कहना है कि इन सबों में मर्दों का दबदबा रहा है। भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को मर्दों ने अपने चश्मे से देखा और उन महिलाओं की बात उन्होंने नहीं की जिन महिलाओं की बात उनको करनी चाहिए थी। आपको ही पता है कि असहयोग आंदोलन में, बाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद के भारत छोड़ो आंदोलन सहित तमाम तरह की भारत के समाज को सुधारने में पंडिता रमाबाई हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, इन सबों ने मिलकर इन पूरे समाज का एक खाका तैयार किया। आप कैसे कह सकते हैं कि इसके जो भी इतिहास लेखन की परंपरा में इनका कोई योगदान नहीं है? तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ये कहती हैं, एक किताब आई थी मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की, लगभग 1927 के आसपास में पब्लिश हुई थी। तो मदर इंडिया लाने का एक मकसद ये भी था कि इंडिया के उस चरित्र को दिखाना था, भारत के उस चरित्र को दिखाना था। यहां पे नोट कीजिएगा, मदर इंडिया, ये कैथरीन मेयो, हालांकि इस पे काफी विवाद भी हुए। विवाद का विषय क्या था मैं आपको जस्ट बताता हूं। ये किताब 1927 में पब्लिश हुई थी। इस पे विवाद ये था कि इंडिया को जिस तरीके से दिखाया गया, इंडिया को एक मां के रूप में दिखाया गया, अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी मां के रूप में दिखाया जो अबला है, बेबस है, लाचार है। दरअसल कैथरीन मेयो का जो दृष्टिकोण था वो यहाँ की आबादी को, यहाँ की महिलाओं की आबादी को वो एक निचले स्तर का मानती हैं कि यहाँ महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, न वोट देने का अधिकार है, न ही उन्हें शिक्षा का अधिकार है, न ही उन्हें संपत्ति में कोई अधिकार मिलता है। अरे साहब कैथरीन मेयो मैम,
आप ये तो देखिए कि ये जो मदर इंडिया है, ये जो इंडिया है, इस पे 200-300 साल तक शासन कौन कर रहा है? जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि भारत की महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है। आपकी महिलाओं के अधिकार तो 1920 के दशक में मिले हैं। हमारे यहाँ तो चलो फिर भी हम गुलाम थे। हम औपनिवेशिक शासन के तले हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति हो रही थी। आपके साथ क्या दिक्कत था? आप तो स्वतंत्र राष्ट्र थे। आपने महिलाओं को क्यों अधिकार दिया 1923 में, 1920-30 के दशक में? ये कहना कि भारत के महिलाओं की स्थिति, हाँ, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हाँ, स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन इस आधार पे हम पूरे भारत की महिलाओं का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। हालांकि मदर इंडिया ने भारत की महिलाओं का एक सटीक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये जो पूरा का पूरा है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, अधीनस्थ, कैम्ब्रिज और साथ ही साथ नारीवादी, इन सबों ने मिलकर एक इतिहास की, खास करके आधुनिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास किया। उन व्याख्या करने के क्रम में इनकी अपनी अपनी मानसिकता भी रही, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें अपनी अप्रोच को दिखाने का प्रयास किया। जब हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर को पढ़ने के क्रम में हम इन सारी चीजों पर गौर करेंगे कि महिलाओं के दृष्टिकोण से इस आंदोलन का क्या महत्व रहा, महिलाओं के दृष्टिकोण से इस समाजवादी या फिर सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का क्या हुआ, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या हश्र हुआ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखेंगे कि क्या जो आदिवासी या फिर जो पिछले तबके के लोग थे, उन्होंने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भूमिका दी। सबाल्टर्न के चश्मे से भी देखेंगे, कैम्ब्रिज को नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हर एक जगह इनकी विचारधारा को हम लेके नहीं चल सकते हैं। औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, अधीनस्थ और नारीवादी, इन सबों के परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम एक नए तरीके से इतिहास के एक स्टूडेंट होने के नाते, इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।